एटम्स के बारे में, है ना। एटम्स के बारे में कि एटम्स में क्या क्या होते हैं, कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ जानते हैं, यानी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं लेक्चर 6 में एटम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम के अंदर हो गया है। तो जो एटॉमिक मॉडल को जो सबसे पहले प्रपोज किया तो वो कौन थे, डाल्टन थे। ठीक है, डाल्टन ने क्या क्या प्रपोज किया, उनके हिसाब से क्या था कि एटम को हम लोग डिवीजन नहीं कर सकते। ठीक है, और टर्म जो जो एटम टर्म जो दिया इन्होंने, बोला कि हाँ कि ये एटम है। एटम टर्म को किसने दिया था, डेमोक्रिटस ने दिया था, डेमोक्रिटस ने दिया था। ठीक है, ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना जरूरी है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या है कि एटम को और आगे डिवीजन नहीं कर सकते, मतलब और काट नहीं सकते। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, डिस्कवरी होना शुरू हुआ। फॉर एग्जांपल हम लोग एटम का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये बीच में हम लोग सेंटर रखते हैं जो रिसेंट खोज के हिसाब से है, और इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे होते हैं न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं जिसको हम लोग जीरो से दिखा रहे हैं, साथ में पॉजिटिव चार्ज जीरो। फिर इसके चारों तरफ ऐसे लेयर होता है, फिर एक लेयर होता है, फिर एक लेयर होता है। इस तरीके से लेयर बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इतना लेयर बनाते हैं, और इस लेयर के अंदर क्या होता है, कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स ऐसे घूमते रहते हैं ना, कुछ ऐसे नेगेटिव पार्टिकल इसको घूमते रहते हैं, ये बताता है। तो इस तरह का एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। तो इसके ये एटम का हम स्ट्रक्चर मान के चलते हैं हम लोग इस तरीके से, और इसका बेसिक लेके चलते हैं। अब हम मानते हैं कि मान लो कि आगे जाने से पहले हम लोग इसके साइज की बात करते हैं कि साइज क्या होगा, कैसे होगा। अगर मैं एटम का साइज बोलूँ तो ये सेंटर है, यहाँ से आप यहाँ जाओगे तो ये क्या कैपिटल आर मान लो, तो ये पूरा एटम का साइज होगा, दिखने में बड़ा है ना। तो एक एटम का साइज कितना होता है, एटॉमिक साइज कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर, यानी ये कितने के बराबर है, 1 नैनोमीटर के बराबर है। कभी कभी क्या बोल देते हैं हम लोग, 1 एंगस्ट्रम भी बोल देते हैं। 1 एंगस्ट्रम का मतलब क्या है, 10⁻⁻10 मीटर। ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, और थोड़ा सा और पढ़ते हैं। क्या है, हम बोले कोई न्यूक्लियस का साइज बताओ। अब यहाँ से यहाँ न्यूक्लियस तो इतना ही है जिसमें 2-3 तरह के पार्टिकल है, तो ये स्मॉल आर से। तो ये अगर न्यूक्लियस का साइज पूछें तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर, है ना। ये हुआ, यानी ये किसके बराबर है, 1 फेरीमीटर के बराबर है, यानी 1 फेरीमीटर बोल सकते हैं। न्यूक्लियस का साइज पूछे तो 1 फेरीमीटर बोल चीज़ें। अब एटम को देखना आंखों से तो मुश्किल है, नहीं देख सकते हो, इतने छोटे हैं, है ना। तो इसके लिए कौन सा माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है, या क्या चीज़ से देखते हैं हम लोग, एसटीएम से यूज करते हैं हम लोग। क्या है ये, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये इंपॉर्टेंट, ये कभी पूछ लेता है कि किससे हम लोग देखते हैं, तो ये है एसटीएम। इससे हम लोग एटम्स को देखते हैं और इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसको पहले नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसी का, अब इस एटम का हमको मास निकालना है। हम लोगों ने साइज देख लिया, इस साइज इतना इतना होता है। अब इसका मैं क्या निकालूं, मास निकालूं, यानी एटॉमिक मास निकालूं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है, और एटॉमिक नंबर, ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। अब उससे पहले हमको जानकारी होना चाहिए, एक टर्म क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो डाल्टन तो गलत हो गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, जो जो जैसे जैसे डिस्कवरी होना शुरू हुआ, इस वाले पोर्शन को, जो ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है, जो ये 0 0 जैसे दिखा रहे हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, तो इसको क्या कहा गया, न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, उसको जो पॉजिटिव चार्ज का जब डिस्कवर हुआ तो इसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन। तो ये 3 बेसिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब जो हम लोग खोज करते हैं,
इसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्क्स। और क्वार्क्स कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं, ठीक है। उनमें अब नहीं जाना है, ठीक है। और फिर इस जो क्वार्क्स जो 6 तरह के, तो उसके भी सब एटॉमिक होते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रिंग के रूप में देखते हैं, लगभग कि बोलते हैं कि स्ट्रिंग की तरह होगा, धागे की तरह होगा। अब वाइब्रेट करते रहते हैं, जिससे जो कॉम्बिनेशन हुआ वो एक प्रोटॉन बनेगा, तो कभी न्यूट्रॉन बनेगा, तो कभी इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो हम लोग फिर से उसमें चलते हैं, क्योंकि हमको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सीखना है। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सीखने से पहले हम लोग एक एक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले अब बात हम करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी किए थे, कौन किए थे, जे थॉमसन। एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने ये डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के उन्होंने कौन किया था, जे थॉमसन ने किया था। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसके ऊपर कोई चार्ज भी होगा, वो पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर चार्ज जो होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻। इसके ऊपर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज यहाँ पर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देते हैं। इतना समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी मास की बात करें तो अब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, पहला पॉइंट तो इसका डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया। दूसरा क्या है, इसके चार्ज, यानी इसके ऊपर चार्ज कितना है, ये सेकंड पॉइंट क्या है, चार्ज। थर्ड पॉइंट क्या है, इसका मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। मास क्या होता है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg, जो कि क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको जीरो ही कंसीडर करके लेके चलते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या प्रॉपर्टी है, एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में, अच्छा पहला बात तो ये लाइट हो गया, जब इतना मास बहुत कम है तो क्या होगा, हल्का हो गया, और ये बहुत तेज़ी से फिर घूमेगा, और जिस स्पीड से ये घूमता है, हाँ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट पैदा होता है। जैसे हमारे घरों में जो भी जितने भी तार है, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये सारे क्या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो करंट कैसे पैदा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी करंट इसके क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा। इलेक्ट्रॉन इधर घूमा, करंट पीछे की तरफ। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। इतना समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको और एक इसमें इम्पोर्टेंट आता है, क्या चीज़, उसको हम लोग देखते हैं। वो है कि देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम चार्ज होता है, इतना कूलम चार्ज होता है। तो एक कूलम पे कितना चार्ज होता है ये पूछता है। जैसे -1.6 है, तो इस माइनस को मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं, क्योंकि माइनस क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस पर हम लोग मान रहे हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे है। तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक एक नियम की तरह हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 कूलम। तो कूलम से कूलम कैंसिल। अब जो ये आएगा प्रोडक्ट, जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, 6.2 इंटू 5 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या 18 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख सकते हैं। यानी एक कूलम चार्ज होगा ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने होंगे। अब समझ में आ गया। तो ये पूछता है, ये वैल्यू पूछता है करके कंपटीशन में, तो इसको नोट कर लो, इस इलेक्ट्रॉन को नोट कर लो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लो। इसको हो गया नोट। अब बात करते हैं क्या चीज़, प्रोटॉन की बात करते हैं।
क्या बात करते हैं, प्रोटॉन की। प्रोटॉन की हम लोग बात करते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए P प्लस लगते हैं। इसकी अगर डिस्कवरी की बात करें कि इसको डिस्कवर किन्होंने किया, तो दो नाम आते हैं। एक का नाम क्या आता है, रदरफोर्ड, और एक का नाम क्या था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और एक का नाम आता है ई गोल्डस्टेन। ये नाम दो आते हैं, ठीक है। अगर पूछे कि प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया, गोल्डस्टेन दिया हुआ है तो हम इन्हीं का नाम टिक करेंगे। गोल्डस्टेन नहीं दिया है, रदरफोर्ड दिया है, तो रदरफोर्ड का नाम टिक करेंगे। दोनों दिया है तो, अगर दोनों दिया हुआ है तो गोल्डस्टेन पे टिक करेंगे, ठीक है। इन्होंने कैसे डिस्कवर किया था, इसको इन्होंने डिस्कवर किया था कैनाल रेज से। इन्होंने कैनाल रेज का डिस्कवर किया। कैनाल रेज क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज के एक बीम होता है, ठीक है, उसी को कैनाल रेज हम लोग कहते हैं। उन्होंने कैनाल रेज या एनोड रेज इसी को कहते हैं। कैनाल का स्पेलिंग क्या हो, कैनाल है, कैनाल रेज। इतना समझ में आ गया। उसके दौरान में ये बताया था कि कोई पॉजिटिव चार्ज का भी वो है, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें से पता चला था कि सेंटर में क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो एक रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं प्रोटॉन से, तो एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर वो रिफ्लेक्ट करता है, यानी सेंटर में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया था, उस जो पॉजिटिव चार्ज है उसका नाम क्या दिया था, इन्होंने बोला कि ये पॉजिटिव जो चार्ज है उसका नाम क्या है, प्रोटॉन है। यानी प्रोटॉन का नाम अगर पूछेगा तो किसने दिया, नेम टर्म किसने दिया, तो रदरफोर्ड आ जाएंगे। डिस्कवरी का आ जाएगा तो गोल्डस्टेन आ जाएंगे। इतना समझ में आ गया। और साथ साथ में रदरफोर्ड ने एक और चीज़ का खोज किया था, वो क्या है, न्यूक्लियस का खोज किया था। न्यूक्लियस होता है, जैसे एटम हो गए, अब एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इस चीज़ को उन्होंने खोज किया था। क्योंकि पहले क्या मान रहे थे कि पहले लोग मानते थे कि जैसे ये है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ऐसे है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा हुआ है। कोई मानता था जैसे तरबूज होता है, तरबूज का जो बीज है इलेक्ट्रॉन है, और बाकी जो रेड वाला है पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके से मानते थे। तो न्यूक्लियस का भी खोज इन्होंने किया था। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके मास पे, इसके और चार्ज पे आते हैं। मास और चार्ज की बात करें, यानी इसके चार्ज बिल्कुल, अगर एक प्रोटॉन पे क्या, वो एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, प्लस का साइन ले लेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। बस साइन बदल जाता है, चार्ज सेम रहता है। मास की बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये कितना होता है, 1.6 समथिंग कुछ होता है, 62 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये होता है इसका मास, ठीक है। तो इसके मास को कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वाले मास को हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसकी बात करते हैं, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का खोज बहुत लेट हुआ, 1932 में हुआ था। न्यूट्रॉन का खोज कितना हुआ था, 1932 में खोज हुआ था। और इसके खोज करने वाले कौन थे, चैडविक नहीं खोज किया था, जेम्स चैडविक ही नाम था ना, जेम्स चैडविक ने इनका खोज किया था। इतना समझ में आ गया। और इसका जो मास होता है लगभग किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर ही होता है। यानी इसका मास भी हम लोग क्या ले सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, लगभग इसके बराबर होता है। यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन सिमिलर टू मास ऑफ प्रोटॉन। इसको सिंबल कैसे दिखाएंगे, एन नोड, एन के ऊपर जो मतलब कोई चार्ज नहीं होता, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो चार्ज की बात ही नहीं आती है। तो ये सारे थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। इतना समझ में आ गया, इसको नोट करो पहले। न्यूट्रॉन सेंटर के अंदर होता है। 1930 में खोज किया था, जेम्स चैडविक ने किया था डिस्कवरी, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, चार्ज जीरो है, न्यूट्रल है, ठीक है। इसलिए इसको सिंबल ये सिंबल है दर्शाने के लिए कि सिंबल क्या है, एन नोड बोल दिए कि सिंबल है एन नोड। जैसे प्रोटॉन के लिए क्या, पी और प्लस कर दिए, इलेक्ट्रॉन के ई और माइनस कर दिए, उसी तरीके से इस पर कोई चार्ज नहीं होता तो एन और जीरो कर दिए, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मास जो होता है ना, एक प्रोटॉन के बराबर ही होता है। एक प्रोटॉन का मास जो है उसके बराबर भी ही होता है, जैसे ये वाला मास 1, ठीक।
यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रोटॉन का जो मास है ना उसके सेंटर पर डिपेंड करता है, किसी भी एटम का जो मास है उसके किस पर डिपेंड करता है, सेंटर पे। और सेंटर में कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी उसके न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। मास ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियस, है ना। और न्यूक्लियस के लिए एक और टर्म क्या यूज करता है, न्यूक्लियॉन। यहाँ पे न्यूक्लियॉन का मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला दोगे तो न्यूक्लियॉन, यानी एटॉमिक मास क्या हुआ, न्यूट्रॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस, देखो एटॉमिक मास क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पार्टिकल्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन पार्टिकल्स को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, n+p लिख सकते हैं, यानी शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास बराबर n+p। इतना समझ में आ गया, n से न्यूट्रॉन, p से प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसी का एटॉमिक नंबर होगा। अब एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा। और जब एटम न्यूट्रल में है, जब न्यूट्रल स्टेट में है तब ही उसके बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा उसका एटॉमिक नंबर, है ना, जब वो न्यूट्रल स्टेट में। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम का लें, है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इसको अच्छा एटॉमिक नंबर यहाँ लिखते हैं नीचे में, ठीक है। अगर वही सोडियम प्लस लें तो इसका एटॉमिक नंबर 11 ही होता है। इतना समझ में आ गया। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बदल गए, 1s2 2s2 2p6 3s0, इसमें क्या है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, जो सेल होता है ना, जैसे ये मान लो ये बीच में सेंटर हो गया, इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन थे, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें बाहर इलेक्ट्रॉन थे, इस तरीके से, ठीक है। तो पहले वाला में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर बाहर वाले में 10 आ गया, 10 आ गया। इसको मैं कैसे x से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और यह बाहर वाला में 1 है, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन है। अभी यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, टोटल कितने थे अभी देखो, 2 2 4 6 10 1 11, यानी 11 थे, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। कब थे, जब सोडियम क्या था, न्यूट्रल स्टेट में था, तब हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे सोडियम प्लस स्टेट में चल गया तो इसका एटॉमिक नंबर तो वही रहा, एटॉमिक नंबर तो नहीं बदला, लेकिन नंबर ऑफ एटम तो बदल गया ना, 10 ही हो गया। एक एटम निकल गया तो 10 ही एटम है, 10 ही इलेक्ट्रॉन है। यानी मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, ताकि गलती ना हो, किसी भी एलिमेंट किसी का भी हमको निकालना है तो डायरेक्ट ये सब हटा देते हैं, एक्सेप्शन नहीं लेते हैं, डायरेक्ट क्या आते हैं, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ समझ में आया कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं और एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। एटॉमिक मास अगर निकालना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को जोड़ दो, और एटॉमिक मास निकालना तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन को जोड़ दो, वो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। अगर हमको एटॉमिक नंबर निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को देख लो कि कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब आते हैं कुछ एलिमेंट का, देखते हैं कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, एटॉमिक मास, ठीक। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं उस एटम को लिखते हैं कि एटम वाले लिख रहे हैं कि कौन सा एटम ले रहे हैं, ठीक है। मैंने हाइड्रोजन लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, किसी भी एलिमेंट को दर्शाते हैं ना तो समझ लो इस तरीके से, या तो जैसे मान लो ये बीच में H है, तो ऊपर वाले भाग में क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास लिखते हैं, एटॉमिक मास लिख देते हैं, और नीचे वाले भाग में क्या लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं। चाहे इस तरफ लिखो चाहे इस तरफ लिखो, मैं क्या करूँ, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 1 तो यहाँ लिखूँ या फिर मैं यहाँ लिखूँ,
ठीक है। इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है, इसको यहाँ लिखूँ या मैं यहाँ लिखूँ, जब दोनों एक तरफ लिखते हैं तो दोनों एक तरफ ही लिख देते हैं। इतना समझ में आ गया। तो ये चीज़ें हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1 हो गया, एटॉमिक मास भी 1 ही मान के चलते हैं, 1.008 होता है लेकिन 1 मान के चलते हैं। अब बात करते हैं दूसरा आइटम हीलियम की बात करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 2, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 हुए तो एटॉमिक नंबर भी 2। एटॉमिक मास कितना हुए, 4 हुए, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो एटॉमिक मास इसका क्या हो गया, 4 हो गया। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह लिथियम हो गया, फिर लिथियम के बाद क्या होगा, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। तो सबका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी सबका एटॉमिक नंबर यहाँ से देखा जाए तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। एटॉमिक मास की बात करें तो लगभग जस्ट इसका डबल मान के चलते हैं, थोड़ा आगे पीछे होता है, किसी में जैसे सोडियम में 23 हो जाएगा, तो सबका याद नहीं रखना। जैसे कार्बन का है, कार्बन का क्या होता है, 12 होता है ना। इसके नंबर ऑफ नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को हम लोग यू में रिप्रेजेंट करते हैं, यू 4U 12U 16U, ये सब बोलते हैं। यू मतलब क्या हो गया, यूनिफाइड यूनिट, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। इसको पहले AMU लिखा जाता था, इसी यू की जगह क्या लिखा जाता है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU। लेकिन उस AMU को पहले क्या लिखा जाता है, AMU। जैसे हमको क्या बोले 4 AMU बोलो, तो उसको हटा के IUPAC ने क्या कर दिया, U कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिखते थे। हमको लगभग कहाँ तक याद होना चाहिए, 30 तक कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, 30 तक कम से कम याद होना चाहिए। इसी तरह लिखते चले जाओ, इसको नोट करते चले जाओ। नियोन के बाद क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, यही होगा, आर्गन आ जाएगा, फिर कैल्शियम आ जाएगा। ऐसे ही होगा, सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन। इसका एटॉमिक नंबर कितना का, 1 हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20। इतना समझ आएगा। ये अलग अलग है, ठीक है, ये अलग अलग बॉक्स है। ये फर्स्ट वाले के लिए है, ये फर्स्ट वालों के लिए। सेकंड वाले क्या, वही एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हो गया, और यहाँ पे 20 उस वाले को हो गया। अब इसमें जैसे सल्फर का ध्यान होता है, 16 दूना 32 लगभग गया। तो सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास, और सल्फर की बात कर तो अगर इसको यूनिफाइड मास पे थी कर दिए तो सल्फर का कितना हो जाएगा, 16, यहाँ पे आ जाएगा 32U। इसको ऐसे आपने लिखना तो सीरीज में नीचे चला जाएगा इस तरीके से 32U। इतना समझ में आ गया। उसी तरह अगर बात करें कैल्शियम के बाद क्या आ जाता है, कैल्शियम के बाद आपको आ जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज के बाद क्या आ जाएगा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आ जाएगा। ये 30 तक हो गया, इतना सफिशियंट होता है। इसके आगे गैलियम और जर्मेनियम ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आगे इतना तक हो गया, 30 तक बहुत है, इनफ है। यानी इसके एटॉमिक नंबर भी क्या होंगे आगे चल के, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। जी यानी जिंक का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो ये सारे चीज़ था क्या आज के लेक्चर में। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही एटॉमिक नंबर होता है, ऐसा नहीं होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब हो सकता है जब एटम न्यूट्रल स्टेट में, उस पर कोई चार्ज नहीं हो, तब हो सकता है कि उसका एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो। इतना समझ में आ गया। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नया टॉपिक के साथ आएंगे जो हमारे काम के होंगे। धन्यवाद।